कल्पना करके देखिए, दो लोगों का एक ही राशि में चंद्रमा है, वहीं उनका लगन भी एक ही राशि में है। फिर भी उनमें से एक व्यक्ति परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन दे देता है, वहीं जो दूसरा व्यक्ति है वे बहुत रुक कर और सोच कर रिएक्ट करता है। हो सकता है उनमें से एक व्यक्ति बदलाव आते ही आगे बढ़ जाए जीवन में, वहीं दूसरा व्यक्ति पहले भीतर से समझता है उस बदलाव को। ऐसे ही एक व्यक्ति हो सकता है जीवन में किसी चीज के प्रति बहुत आकर्षित हो, वहीं दूसरा व्यक्ति उसी चीज को लेकर किसी भी तरह से प्रभावित ना होता हो जीवन में। तो सवाल उठता है यहाँ पर, अगर राशि एक ही है दोनों की, तो अनुभव क्यों अलग अलग हुआ? यहीं से ज्योतिष में नक्षत्रों की यात्रा शुरू होती है। नमस्कार, हेम कॉस्मो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने ज्योतिष में 12 भावों को समझा, यानी कि जीवन के 12 अलग अलग क्षेत्रों को समझा। फिर हमने 12 राशियों को समझा, जो 12 प्रकार का वातावरण यानी कि स्वभाव बताती हैं। फिर हमने नवग्रहों को समझा। लेकिन अब एक सवाल आता है ज्योतिष में, भावों के अंदर राशियों में जो बैठा ग्रह है वह अपनी ऊर्जा को किस पैटर्न में व्यक्त करता है जीवन में? यही सवाल हमें नक्षत्रों तक ले जाता है। आज सबसे पहले हम नक्षत्रों की मूल अवधारणा को एक बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। नक्षत्र को केवल अंतरिक्ष में मौजूद तारों का समूह नहीं समझना। ज्योतिष में नक्षत्र राशियों का आगे फर्दर विभाजन है, जिसके माध्यम से ग्रहों की जो पोजीशन होती है उसको और अधिक माइन्यूट यानी कि सूक्ष्म स्तर पर समझना आसान यानी कि सरल हो जाता है। हमारा जो पूरा राशि चक्र है वो एक गोलाकार शेप में यानी कि 360 डिग्री के सर्किल के रूप में होता है। इसे 12 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक राशि का जो विस्तार है वो 30 डिग्री का आता है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था। इसी 360 डिग्री के सर्किल को आगे हमने 27 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक नक्षत्र को पाया, और इन नक्षत्रों का विस्तार 13 डिग्री 20 मिनट पाया था। यानी कि राशि हमें एक बड़ा क्षेत्र बताती है, और वही नक्षत्र उसी राशि क्षेत्र के अंदर एक स्पेसिफिक जोन, खास जगह, लोकेशन बताते हैं। चलिए आगे बढ़कर इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा शहर है जैसे दिल्ली, और आपसे किसी ने पूछा भाई फला व्यक्ति कहाँ रहता है, आप कहेंगे दिल्ली में। यह जानकारी ठीक तो बिल्कुल है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भाई दिल्ली में कहाँ रहता है, चांदनी चौक पे रहता है तो कहाँ रहता है, तो आपको और स्पेसिफिक लोकेशन बतानी पड़ेगी। अभी राशि और नक्षत्र के संबंध को समझने के लिए यह उदाहरण जो है काफी उपयोगी है। राशि एक व्यापक क्षेत्र बताती है, वहीं नक्षत्र उसी क्षेत्र में ग्रह की जो सूक्ष्म दिशा है उसको समझने में मदद करता। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है और याद रखनी बहुत जरूरी हो। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि राशि का महत्व कम हो गया और नक्षत्र ही सब कुछ है। ऐसा देखना सोचना गलत होगा। राशि और नक्षत्र दोनों अलग अलग परतों पर काम करते हैं, यानी कि लेयर्स पे काम करते हैं। ग्रह किस राशि में है यह बताएगा कि ग्रह किस वातावरण में काम कर रहा है, और फिर ग्रह किस नक्षत्र में है यह हमें उस ऊर्जा की दिशा को देखने का एक और माध्यम देता है। आगे चलकर इसमें एक और सूक्ष्म लेयर परत जुड़ जाएगी, जिसको ज्योतिष में पद कहते हैं। लेकिन अभी हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। पहले हमें नक्षत्र की मूल भाषा समझने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आ सकता है किसी का कि भाई नक्षत्र को एक और राशि क्यों नहीं कह दिया गया? ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि राशि और नक्षत्र का जो क्षेत्र है वो एक जैसा नहीं है।
पूरा जो राशि चक्र है वो 12 राशियों में विभाजित है और प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है। वहीं पूरा जो राशि चक्र है वह 27 नक्षत्रों में आगे फर्दर डिवाइडेड है, यानी कि विभाजित है, और प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसीलिए एक ही राशि के अंदर एक से अधिक नक्षत्र आते हैं। यहीं से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। मान लीजिए दो ग्रह एक ही राशि में स्थित हैं, उनका नेचर एक जैसा हो सकता है, लेकिन यदि वे अलग अलग नक्षत्रों में हैं तो उनकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो बिल्कुल अलग हो सकती है। यानी कि सेम राशि का अर्थ सेम प्रभाव नहीं है, और यहीं से नक्षत्रों को पढ़ने की जो जरूरत है वो पैदा होती है ज्योतिष में। नक्षत्र का असली महत्व कहाँ से आता है, चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। नक्षत्रों को अगर उनके नाम से, सिंबल से या उनके देवताओं से याद करने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय बाद हो सकता है हमारे पास 27 परिभाषाएं और उनकी बहुत लंबी सी सूची तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमें ज्योतिष आ जाए। नक्षत्र को समझने के लिए हमें यह देखना होता है कि ऊर्जा करना क्या चाहती है, यह किस तरह आगे बढ़ती है, यह किस अनुभव को खोजती है, किस चीज का विरोध करती है, किस चीज की ओर आकर्षित होती है। और जब कोई ग्रह नक्षत्र में आता है तो उस ग्रह की ऊर्जा इस पैटर्न के साथ किस तरह व्यक्त होती है। यहीं से नक्षत्र सिर्फ एक नाम नहीं रह जाता, वह एक काम करने का सिद्धांत बनना शुरू हो जाता है ज्योतिष में। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप मंगल ग्रह की व्याख्या कर रहे हैं पत्रिका में, तो हमें पता है मंगल पहल का, साहस का, क्रिया का और संघर्ष का ग्रह है। लेकिन मंगल की ऊर्जा हर जगह बिल्कुल एक जैसी नहीं दिखाई देगी। मंगल किस राशि में है यह उसके एक्सप्रेशन का व्यापक परिवेश यानी कि ब्रॉडर लेवल एनवायरनमेंट का बतलाएगा। और मंगल किस नक्षत्र में है यह उस एक्शन, क्रिया की सूक्ष्म दिशा को समझने की एक और परत होगी। यानी हम केवल यह नहीं देखेंगे मंगल क्या करता है, बल्कि आगे चलकर यह भी देखेंगे यह मंगल किस एनवायरनमेंट में काम करता है, और फिर उस एनवायरनमेंट के भीतर हम इसकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा किस नक्षत्र के पैटर्न के माध्यम से व्यक्त होती है ये भी समझने का प्रयास करेंगे। और यही नक्षत्र को समझने का तरीका है। आज हमने शुरुआत एक सवाल से करी थी, एक ही राशि में बैठे दो ग्रह अलग अलग अभिव्यक्ति क्यों देते हैं। अब इस सवाल को और थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए दो ग्रह दोनों वृषभ राशि में बैठे हैं। पहली नज़र में हम कह सकते हैं कि दोनों वृषभ में हैं, इसलिए दोनों पर वृषभ का प्रभाव रहेगा। बिल्कुल सही भी है ये ऐसा कहना, लेकिन यहीं पर पूर्ण विराम लगा देना ये पर्याप्त नहीं होगा ज्योतिष में, क्योंकि अब सवाल है वृषभ के किस हिस्से में, और यहीं से हम नक्षत्रों की ओर चलते हैं। राशि को आप एक बड़े एनवायरनमेंट की तरह समझने का प्रयास करें। हर राशि की अपनी प्रकृति होती है। मेष में शुरुआत का अलग पर्यावरण बनता है, वहीं वृषभ में स्थिरता, मूल्य, संसाधन आदि जैसी बातें दिखाई देती हैं। वहीं मिथुन की बात करें तो संवाद, आदान प्रदान, आवाजाही और सीखने की एक अलग प्रकृति सामने आती है। लेकिन किसी भी राशि के भीतर आने वाला हर ग्रह बिल्कुल एक जैसा व्यवहार नहीं करता, क्योंकि राशि के भीतर अलग अलग नक्षत्रों के क्षेत्र आते हैं। यानी राशि हमें कहाँ शब्द का मोटा मोटा जवाब देती है, वहीं नक्षत्र हमें उसी कहाँ शब्द के भीतर किस स्वरूप में है इसका जवाब देना शुरू करती है। मान लीजिए आपके पास एक पूरा शहर है, आपको सिर्फ इतना पता है कि कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है। अब आपके पास एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन दिल्ली तो बहुत बड़ा क्षेत्र है,
अगर आपको बताया जाए कि वह फलानी लोकेलिटी में रहता है तो आपकी जो समझ है वो अधिक सूक्ष्म यानी कि स्पेसिफिक हो जाएगी। फिर अगर आपको बता दिया जाए कि वो उस सड़क पर उस मकान के अंदर मिल जाएगा तो लोकेशन फिर और ज्यादा सटीक हो जाती है। इसी तरह ज्योतिष में हम धीरे धीरे सटीकता की ओर बढ़ते हैं। पहले राशि, फिर नक्षत्र, फिर आखिर में नक्षत्रों के पद पे जाते हैं। उसका मतलब है हर अगली परत पिछली परत के ऊपर एक और नई जानकारी जोड़ देगी। लेकिन यहाँ पर गलतियां भी हो जाती हैं आसानी से। कोई कहता है नक्षत्र इतनी सूक्ष्म जानकारी देता है तो फिर राशि की क्या जरूरत है। ये सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि ग्रह का वास्तविक फर्क हमेशा कई सारी बातों के जुड़ने के बाद बनता हो। उदाहरण के लिए किसी ग्रह के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पहले राशि देखते हैं किस राशि में है। यह उसके व्यापक क्षेत्र को समझने में मदद करता है। फिर हम देखते हैं किस नक्षत्र में है। यह उसके एक्सप्रेशन पे एक और सूक्ष्म परत को सामने लाता है। फिर आगे नक्षत्र के किस पद में है तो यह एक्सप्रेशन की सटीकता बताता है। लेकिन इसके बाद भी हम ग्रह का हाव, स्वामित्व, फल, युति, दृष्टि और नक्षत्र स्वामी आदि सब देखने के साथ ही साथ पूरी कुंडली का समीकरण निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ही राशि में जो अंतर आता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक ही राशि के क्षेत्र में दो अलग अलग नक्षत्र हैं। दो ग्रह उसी राशि में आके स्थित हो गए आपकी पत्रिका में, लेकिन जो पहला ग्रह है वो किसी दूसरे नक्षत्र में है, वहीं जो दूसरा ग्रह है वो किसी और नक्षत्र में है। अब दोनों ग्रहों के लिए राशि का एनवायरनमेंट तो समान हो सकता है, लेकिन अब नक्षत्र बदल गया तो इसका मतलब उस राशि की जो ऊर्जा है दोनों ग्रहों में अलग अलग सूक्ष्म दिशा की ओर अपना प्रभाव व्यक्त करेगी। यही कारण है कि सिर्फ राशि की व्याख्या तक सीमित करने पर बात ऊपर ऊपर की सतह तक रह जाती है और नक्षत्र हमें उस व्यापक अर्थ को समझने का और सटीक मौका देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, अब हमारे पास ज्योतिष में कुंडली की व्याख्या करने का एक फॉर्मूला सा तैयार हो गया है, जिसमें सबसे पहले ग्रह बताएगा कि कौन सी मूल ऊर्जा साथ लेकर आया हो। फिर राशि बताएगी कि वह ऊर्जा किस वातावरण में काम कर रही है। उसके बाद नक्षत्र बताएंगे उस वातावरण के भीतर वह ऊर्जा किस सूक्ष्म तरीके से व्यक्त हो रही है। यही इस पूरे कोर्स की नींव बनने वाली है आगे के लिए आपकी। अब एक और जरूरी बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि नक्षत्र केवल गुण नहीं बताते। कई बार हमने देखा है नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी को इस तरह पढ़ाया जाता है कि यह नक्षत्र ज्यादा बुद्धिमान है, यह नक्षत्र इमोशनल है, यह नक्षत्र उत्तेजित करता है, यह नक्षत्र बहुत आध्यात्मिक है। इस तरह की बातें हो सकता है कुछ संकेत दे दें, लेकिन पूरी व्याख्या कर दें ऐसा जरूरी नहीं। हमें इससे आगे जाना पड़ता है। हमें पूछना होता है यह पैटर्न किस तरह काम करेगा। मान लीजिए किसी नक्षत्र का मूल सिद्धांत खोज है तो यह केवल इतना नहीं कहेगा कि व्यक्ति जिज्ञासु है। हमें आगे बढ़कर यह भी देखना होता है कौन सा ग्रह इस पैटर्न में है। अगर बुध है तो जिज्ञासा किस तरह व्यक्त होगी, अगर मंगल है तो, अगर शुक्र है तो, अगर चंद्रमा है तो, और अगर वही नक्षत्र का स्वामी कुंडली के किसी भाव से जुड़ा है तो यह स्वरूप जीवन के किस क्षेत्र में दिखाई देगा। यहीं से नक्षत्र ज्योतिष की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। इसीलिए किसी भी नक्षत्र के बारे में यह कह देना कि इस नक्षत्र में ये ग्रह बैठा है तो इसलिए फल ऐसा मिलेगा, अधूरा निष्कर्ष है। सही पकड़ तो धीरे धीरे आगे बनेगी। ग्रह क्या है, फिर राशि कौन सी है, फिर किस नक्षत्र में है, फिर उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, वह स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है,
इसीलिए कभी कभी दो लोगों की कुंडलियों में एक ही ग्रह एक ही राशि में दिखाई देते हुए भी जीवन में अलग अलग प्रकार से व्यक्त होता है। राशि और नक्षत्र को दो अलग अलग सिस्टम की तरह मत समझना। ये दोनों एक ही राशि चक्र में एक साथ काम करते हैं। आज जो हमने अब तक सिस्टम बनाया है, आइए उसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। राशि पूछती है ग्रह किस व्यापक क्षेत्र में काम कर रहा है, वहीं नक्षत्र बताता है इस क्षेत्र में उसकी ऊर्जा किस सूक्ष्म पैटर्न में व्यक्त हो रही है। और आगे चलकर पद बताएगा नक्षत्र के भीतर का कौन सा खास हिस्सा है जो सक्रिय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने इतना समझ लिया है कि नक्षत्र केवल राशि का दूसरा नाम नहीं, राशि का एक बड़ा क्षेत्र है और नक्षत्र उसी क्षेत्र के भीतर ग्रह की अभिव्यक्ति को और सूक्ष्मता से देखने का तरीका है। लेकिन अब एक सवाल आता है यहाँ पर, आखिर इस पूरे आकाश को 27 ही क्यों हिस्सों में बांटा गया? 25 क्यों नहीं, 30 क्यों नहीं, 27 ही क्यों? ऐसा भी तो सवाल हो सकता है। क्या इसके पीछे केवल एक गणित का विभाजन है, या इस संख्या के पीछे चंद्रमा की गति और ज्योतिष की कोई गहरी संरचना छिपी हुई है? और अगली क्लास में हम इसी सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे। 27 नक्षत्र क्यों, और वहीं से नक्षत्रों की जो पूरी संरचना है वो हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाएगी। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से प्रारंभ होता है। नमस्कार।